नमस्कार बच्चों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 7 की बसंत भाग सेकंड से पाठ दादी माँ। इसके लेखक है शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह, इन्हें अपनी दादी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार था, लगाव था। दादी भी इन्हें बहुत ज़्यादा स्नेह करती थी। बच्चों, आप सभी को अपनी दादी बहुत ज़्यादा स्नेह और प्यार करती होगी और आप भी अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, सभी करते हैं। वैसे ही यहाँ पर लेखक शिव प्रसाद सिंह अपनी दादी को उनके साथ बिताए हुए समय को याद करते हुए इस पाठ को लिखते हैं, इस कहानी को लिखते हैं। यह एक कहानी है और इस कहानी को हम अब अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। चलो आओ पढ़ते हैं। कमजोरी है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी और बरसात और बसंत देखने बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। लेखक अपने बारे में बता रहा पहले कि कमजोरी है जो बीसों गर्मी और बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा क्या रहता है, अनमना सा रहता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। जो लेखक के दोस्त हैं वो लेखक का मजाक उड़ाते हैं, उसके मुंह पर तो उसको खुशी देने के लिए छुट्टी की सूचना देते हैं और बाद में पीठ पीछे उसको कठिनाई से घबराने वाला कहकर, कमज़ोरी से घबराने वाला कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन लेखक सोचता है, मैं सोचता हूँ कि अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उड़ती है। बरबस यानी एकाएक धुंधली छाया लेखक को उसकी दादी माँ की नज़र आती है। मुझे लगता है जैसे कवार के दिन आ गए हैं। कवार को हिंदी मास में कहा गया है, आश्विन भी कहते हैं, और यह सितंबर और अक्टूबर के माह में आता है। कवार के दिन आ गए, मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान, सिवान का अर्थ है गांव की सीमा पर, यानी गांव की सीमा पर स्थित भूमि। वहाँ से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा, अगहन ये हिंदी माह का नाम है जिसे मार्गशीर्ष भी कहते हैं। यह नवंबर और दिसंबर के माह में आता है। चिवड़ा यानी धान को भूनकर और कूटकर बनाया हुआ चिपटा सा दाना। और गुड़ न मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़, चैत को चैत्र भी बोलते हैं, के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिन में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। लेखक को अगर ये सारी चीज़ें ना मिले, यानी चिवड़ा ना मिले, लाई ना मिले, पट्टी ना मिले गुड़ की, वो कोई दुख की बात नहीं है। लेकिन गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न मिले तो उसे बहुत बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, लेखक भीतर से गर्म हो रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो यानी बुखार हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी, पहले से अलग था। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। रजाई पर रजाई यानी 2-3 रजाई उसके ऊपर डाल दी। उतरा रात 12 बजे के बाद।
बुखार कब उतरा? रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी, उसी झाग वाले जल में जिसमें लेखक नहाया था। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्द यानी अभी अभी टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए। किसके? लेखक शिव प्रसाद सिंह के। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, यानी मेरे मुंह में किसी देवता से लाई हुई उसकी जो राख है उसको मेरे मुंह में डाला, माथे पर लगाई, मेरे सिर पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, यानी लेखक की चारपाई के पास उसकी दादी माँ हमेशा बैठी रहती थी। कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से झोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि इस प्रकार लाखों प्रश्न दादी घर वालों से पूछती रहती थी, जिससे घर वाले क्या हो जाते थे? परेशान हो जाते थे। आपने भी देखा होगा अपने घरों में दादी हमेशा किसी न किसी बात को लेकर समझाती रहती है, जिससे आज के समय में बच्चों को वह कम अच्छा लगता है। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्मों की दवाओं के नाम याद है जो गांव में मिलती है। गांव में रहने वाला उनको जानता भी है। गांव में कोई बीमार होता है उसके पास पहुंचती है और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती है कि इसको फलानी बीमारी है। वो दादी माँ उनको छूकर और बता देती है कि इसको कौन सी बीमारी है। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लौंग नामक एक वृक्ष भी होता है, लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देरी होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते। गिलाफ होता है जो तकिया होता है उसके ऊपर की खोल, तो वे जैसे पागल हो जाती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाती है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। आगे इस कहानी को पढ़ते हैं। किशन भैया की शादी हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने अपने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिनें आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, कार प्रयोजन का घर ठहरा। कार प्रयोजन यानी जब कोई प्रोग्राम होता है तो लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलम्ब का कारण बन जाती। आज भी घरों में किसी बड़े बुजुर्ग को, दादी को, दादा को अगर कोई प्रोग्राम है और अगर वो आने में लेट हो गए हैं तो उनकी वजह से वह कार्य भी रुका रहता है, चाहे वो उस काम में कोई हाथ भी ना बटाए। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। भारी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, यानी उनको कुछ सुना रही थी। गुस्से में देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। कौन खड़ी है? रामी की चाची। सो न होगा धन्नो, रुपये मैं सूद यानी ब्याज सहित, सूद यानी ब्याज के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। दादी माँ किसको सुना रही है? धन्नो को। शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी नहीं दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? दादी माँ उसको खरी खरी सुनाती है।
वो कहती है, दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आपने दया करेगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ, यानी अभी नहाकर आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। लेखक ने अपनी दादी माँ से कहा कि बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तो दादी माँ ने लेखक से प्रसाद सिंह से कहा, चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। आजकल गांव में या पहले से जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो अगर कोई स्त्री उनके पैर छूती है तो वह उनको यही आशीर्वाद देती है, दूधो नहाओ पूतो फलो। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विहल होकर कहा, उरन हो गई बेटा, भला भगवान भला करे। हमारी मालकिन का कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया। यानी दादी माँ ने उनके पीछे का पूरा रुपया छोड़ दिया। ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी। 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। कौन कहती है? धन्नो, लेखक से उनकी दादी माँ के बारे में। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा तो धन्नो बोलती है, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी नहीं तो लाभ क्या है। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज़ पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है, अभिनय नाटक होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती है, जो कि बारात चली जाने के बाद गांव में अक्सर होता है। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। लेखक उस समय बीमार था, इसलिए बारात नहीं जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद वापस लौटा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ औरतों पर बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और परब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं ज़ोर से हंस दूँ, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से ज़ोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं तो आवेदन मिल जाता है। बच्चों, आपके साथ भी ऐसा हमेशा या अक्सर होता है कि जब आप कोई गलत कार्य करते हैं और आपके मम्मी पापा आपको डांट देते थे तो आप भी अपनी दादी माँ के पास जाकर छिप जाते हैं। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र, जीवन को वात्या चक्र होता है, आंधी या बवंडर जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता है। दादा ने उन्हें स्वयं को जो धोखा दिया है, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। यानी लेखक के दादा उनकी दादी से हमेशा अपनी दादी को पहले जाने के लिए बोलते थे, यानी कि मैं पहले आप जाओगे ऊपर वाले के पास, बाद में मैं जाऊंगा, बात करते थे। लेकिन ये सारी बातें क्या निकली है? झूठी निकली है। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्तों की तरह बढ़ने वाले, कुकुरमुत्ता बेटा एक सील
सीली जगह ऊपर यानी ठंडी जगह ऊपर उड़ने वाला एक पौधा होता है। उसकी तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। डावाडोल यानी अस्थिर। मुंह में राम बगल में छुरी, यह एक मुहावरा भी है बच्चों, जिसका अर्थ होता है कि मित्रता का ढोंग कर और आपको वह हानि भी पहुंचा सकता है। यानी आपके सामने, आपके मुंह पर तो मित्रता की बात करते हैं और बाद में आपके पीठ पीछे आपको काटने की बात करते हैं, आपकी बुराई करते हैं, आपको हानि पहुंचाने की बात करते हैं। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहती थी। माघ के दिन थे, माघ का महीना था, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा, पछुआ पश्चिम दिशा से चलने वाली हवा, पवन को पछुआ कहते हैं, पछुआ, और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ी है। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी न देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी न? मैंने उनकी संपूर्ण आंखों की ओर देखा। आगे, क्या है, पूछ। तुम रोती थी? लेखक ने पूछा। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया न? चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, यानी लेखक ने दादी माँ से धोती बदलने के लिए कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं। कितने के तो अभी पिछले भी बाकी है। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उसका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा, यानी पुराने समय के लोग आगे और पीछे के बारे में, भविष्य के बारे में पूरा सोच कर चलते थे। सचमुच मुझे दादी का साफ भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। लेखक की आंखों से धुंधली सी छाया जो आई थी वो क्या हो गई? विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया है। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चींटियाँ सी कतारें धूमिल हो रही है। यानी जो पत्र है उसमें जो लिखावट है, वो जो लाइनें हैं वो धूमिल, लेखक की आंखों के सामने क्या हो रही है? धूमिल हो रही है। और आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? यानी जब लेखक को जो पत्र मिला उसमें क्या सूचना थी कि अब उनकी दादी माँ नहीं रही। लेखक द्वारा दादी माँ कहानी लिखने का उद्देश्य है बेटा कि जीवन की ऐसी मधुर यादें होती है जो कभी नहीं भूलती। जैसे लेखक ने कभी नहीं भूली, उनको दादी माँ की अभी भी सारी बातें याद थी। और कई यादें हमें प्रेरणा भी देती है। क्या प्रेरणा देती है? कि हमेशा काम पड़ने पर दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। जैसे दादी माँ ने अपने बच्चों के लिए अपने पति द्वारा दिया गया कंगन उस समय के लिए बचा के रखा जब घर पर कोई आपत्ति आए, आर्थिक समस्या आए। ऐसे ही इस पाठ से भी यह सीख मिलती है कि जब लेखक को अपनी दादी की मृत्यु का संदेश मिलता है तो वह अपने बचपन की यादों में खो जाता है जो दादी के साथ जुड़ी हुई थी। बच्चों, आपको यह पाठ कैसा लगा? इस पाठ को आप आगे शेयर करते रहिए। धन्यवाद।